Dear students of class 10th, you are watching Amazing Physics Tutor channel and myself Pankaj Kumar Tripathi. So, today we are going to study the numerical portion of the chapter Electricity, which is NCERT chapter 12. तो इस चैप्टर के अंदर हम बेटा स्पेशली न्यूमेरिकल पोर्शन जो भी है उसको पहले कवर करेंगे। इसमें सारे फॉर्मूले की एक बार हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे और फॉर्मूले समझने के बाद वी विल डू द न्यूमेरिकल्स। तो इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के 3 वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, 6 न्यूमेरिकल्स इन ईच पार्ट, 6 क्वेश्चंस इन 1 वीडियो। और इसी सीरीज में आज हम पहले वीडियो को जो उसमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसके अंदर कुछ फॉर्मूले पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द 6 क्वेश्चंस। तो लेट अस हैव अ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी विद सम बेसिक फॉर्मूले। तो आते हैं, सबसे पहले फर्स्ट है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, जहां N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। सेकेंड है इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q बाई T, जहां Q की वैल्यू है NE, ऊपर से आपने पढ़ा, हम इसका केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो Q इक्वल्स टू NE बाई T। ये करंट है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तीसरा फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में लिया जाता है। तो अगर एक पॉइंट पर पोटेंशियल V2 हो, दूसरे पर V1 हो, तो V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं इसको, या अगर हायर पोटेंशियल V1 हो, लोअर पोटेंशियल V2 हो, तो हम ऐसे V1 माइनस V2 भी लिख सकते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाय चार्ज। ये तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के टर्म में है। एक और 4th नंबर पे फॉर्मूला इसको कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, या बोल सकते हो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बट देर आर सम कंडीशंस। इसमें कुछ कंडीशंस ये हैं कि वायर का लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए। तो ओम्स लॉ ये सब थ्योरीज में अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। इफ यू हैव स्टडीड दीज थ्योरीज तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल अपलोड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5th फॉर्मूले पर आ जाते हैं। रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू V बाई I। रेजिस्टेंस मतलब एक अपोजिशन होता है ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट जिस रास्ते से चलती है तो उसके रास्ते में अपोजिशन जो ऑफर होता है उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, एक तो V और I के फॉर्म में, तो V बाई I एक हो गया, दूसरा हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई एरिया। रो L बाई एरिया में रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, L को बोलते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, A को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जैसे एक वायर है, वायर सिलेंड्रिकल होता है शेप में, तो ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो A को बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L को बोलते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसी सीरीज में अब आते हैं नेक्स्ट 6th नंबर के फॉर्मूले पर। फॉर्मूला नंबर 6 पर तो आपने पढ़ा था अभी, रेजिस्टेंस होता है R इक्वल्स टू रो L बाई एरिया, जहां R को बोलते हैं रेजिस्टिविटी और L को बोलते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, A को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उसमें R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो R का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L कब यूज करेंगे, जब हम अदर फैक्टर्स को वहां कांस्टेंट मान लो दिया है न्यूमेरिकल में, तो हम उसको यूटिलाइज करके एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि R1 बाई R2
इक्वल्स टू L1/L2। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। अगर R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हम इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने से लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल्स टू A2/A1। ये फॉर्मूले हम सेपरेटली यूज करेंगे जब रेडियस केवल लेंथ पे डिपेंड करे तो रेजिस्टेंस केवल लेंथ पे डिपेंड करे तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो R1/R2 इक्वल्स टू A2/A1। अब इन टर्म्स ऑफ रेडियस हम कैसे लिख सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ रेडियस हम लिख सकते हैं R इक्वल टू रो L बाई एरिया की जगह लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वायर सिलेंड्रिकल होता है और सिलेंड्रिकल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है सिलेंड्रिकल वायर का। इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखना हो तो हम एरिया के प्लेस पर क्या लिख देंगे? पाई आर, आर की जगह d/2 तो d²/4, तो डायमीटर के टर्म में हो जाएगा R इक्वल्स टू 4 रो L/πd²। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर, और इसमें क्या पता चल रहा है? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², मतलब स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब आते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पे। जैसे यहाँ पर ये वायर है, आप ध्यान दो, 3 वायर है, मान लो एक का रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, तीनों सीरीज में जुड़े रहने का मतलब क्या है कि सेम करंट पासेस थ्रू ऑल द 3 रेजिस्टेंस। अगर तीनों रेजिस्टेंसेज में से करंट का अमाउंट सेम पास हो रहा हो तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस तीनों पर अलग अलग हो जाएगा। तो सीरीज में क्या होता है कि हम सेम अमाउंट ऑफ करंट लेते हैं थ्रू ऑल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। 10th फॉर्मूला है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होगा कि इनको 2 पॉइंट्स के बीच में हम जोड़ देंगे, और यहाँ मान लो बैटरी हमने लगा रखी है, एक पॉजिटिव सेल है एक नेगेटिव सेल है, तो जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल है और अगर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल है तो यहाँ से जब करंट पास होगी तो करंट विल बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, I1, I2, I3, बट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में सेम होगा। अब आते हैं नेक्स्ट 11th फॉर्मूले पर। आते हैं फॉर्मूले नंबर 11 पर। इलेक्ट्रिक पावर, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, चाहे वो मोटर हो, बल्ब हो, फैन हो, सबका एक पावर होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम पावर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं। पावर के 4 फॉर्मूले हैं। P इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, सेकेंड P इक्वल्स टू V इंटू आई, थर्ड P इक्वल टू I²R, और फोर्थ है P इक्वल टू V²/R। तो ये पावर के फॉर्मूले हैं, जो 4 फॉर्मूले जहां पर इनको जरूरत के हिसाब से अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट और R है इसमें रेजिस्टेंस। फिर है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारे सप्लाई में आती है उसको निकालने का फॉर्मूला है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये जूल में आएगी, या चार्ज के प्लेस पर अगर हम I इंटू टी लिख दें तो वर्क डन का फॉर्मूला या इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा VI इंटू टी जूल। अगर मान लो इसे आप कैलोरी में बदलना चाहते हो तो इसके लिए आपको 4.2 या 4.18 भी कह सकते हैं, उससे डिवाइड कर दिया जाता है तो ये कैलोरी में चेंज हो जाएगा। तो इसी के रिस्पेक्ट में एक लॉ भी है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में H इक्वल टू फॉर्मूला होता है I²RT, जहां I है अमाउंट ऑफ करंट, R है रेजिस्टेंस, T है टाइम। I के प्लेस पे V/R लिख दें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा V²/R इंटू टी जूल। और कैलोरी में बदलना है तो वैसे डिवाइड कर देंगे 4.18 से या 4.2 से। अब आते हैं 14th फॉर्मूले पर। इसमें क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी जो हमारे बिजली का बिल आता है उसको हम किलोवाट आवर में मेजर करते हैं, तो उसे नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो N इक्वल्स टू P इंटू टी बाई 1000। P है पावर, डिवाइस ने कितना पावर कंज्यूम किया, T है टाइम, और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स आ जाएगा। सीरीज में और पैरेलल में पावर का रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन है? तो सीरीज में करंट कांस्टेंट होती है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और पैरेलल में क्या है कि
पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो ये था एक क्विक अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूले की। इसकी अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तो ये फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस पर चलेंगे। सबसे पहले अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन ये है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। यानी एक वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जाता है जिसका रेजिस्टेंस आर है। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर उनको पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। और इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर ये जो पैरेलल में जोड़ने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश आ जाए तो हमें निकालना है रेशियो आर अपॉन आर डैश। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि 1/25 आएगा, दूसरा है 1/5 आएगा, तीसरा है 5 आएगा और चौथा ऑप्शन है 25। तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके लिए हमें एक अप्रोच बनाना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस का लेंथ से क्या रिलेशन है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये वायर ले लिया, इस वायर का रेजिस्टेंस हमने मान लिया कि R है, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इसे हमें 5 इक्वल पार्ट में कट कर देना है। तो 5 इक्वल पार्ट्स में कट करने के बाद देखो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, इनिशियल रेजिस्टेंस है अपने तरफ से क्वेश्चन में दिया हुआ है R। तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ फाइनल रेजिस्टेंस गिवन है R डैश। तो अब R डैश क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है 5 इक्वल पार्ट्स का। तो इसके 5 इक्वल पार्ट कर दो, 1 2 3 4 एंड 5। मान लो इसमें हमने 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए, यहां पर 1 2 3 4 और 5। तो 5 इक्वल पार्ट्स करने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो अगर इनके 5 इक्वल पार्ट्स हो गए तो सभी का रेजिस्टेंस अलग अलग क्या हो जाएगा, इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहां से आप इसको लिख सकते हो, अगर लेंथ 1/5 हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 1/5। तो R/5 हो जाएगा यहाँ पर। तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो गया R/5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जितने भी पार्ट हैं उनका रेजिस्टेंस हो गया R/5 R/5 R/5। ये पांचों पार्ट का रेजिस्टेंस हो गया। अब इन सभी को पैरेलल में जोड़ना है। तो सिंस इन पैरेलल में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इन सभी को 1/R इक्वल टू, तो 1/R की जगह में R डैश मानना है। 5 है तो पांचों को जोड़ना पड़ेगा, 1/R/5 प्लस 5 टाइम्स जोड़ेंगे 1/R/5 प्लस 1/R/5। ऐसे करते हुए हम 5 पार्ट्स में इनको ऐड कर देंगे, प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। तो हमने इसे 5 पार्ट्स में करना है। और इसके बाद क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था पैरेलल में, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वो फॉर्मूला है। तो इसको 5 टाइम्स हो गया ये, तो 5 इंटू 1/R/5। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25/R। तो यहां से 1/R डैश कितना गया बेटा 25/R। तो हमें क्या निकालना है R/R डैश। तो दिस इंप्लाइज दैट R/R डैश, इस R को हम इधर लेते आएंगे और R डैश को उधर लेते जाएंगे तो R/R डैश हो जाएगा 25। तो 25:1 या 25। तो इस तरीके से R और R डैश का रेशियो आ जाएगा 25। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो हमें इसमें पैरेलल का फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। पैरेलल में आप क्या फॉर्मूला पढ़ते हो, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। तो अगर 5 बार है, 5 इक्वल पार्ट्स है, 5 रेजिस्टेंस है, तो इसको 1/R5 तक ऐड कर देंगे। तो ये इसका इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस आर डैश आ जाएगा और उसका आर और आर डैश का रेशियो इतना हो जाएगा 25:1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट? इसमें से ये बताना है कि कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पावर के 4 फॉर्मूले मैंने बताए थे, उनमें से आपका फॉर्मूला है आई स्केयर आर, ये भी फॉर्मूला है, V इंटू आई, ये भी पावर का फॉर्मूला है, V स्केयर बाई आर, ये भी पावर का फॉर्मूला है। पावर के फॉर्मूले में कहीं पर रेजिस्टेंस का स्केयर नहीं आता, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है इट डजंट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। तो सेकंड ऑप्शन इसमें ट्रू है, ये पावर का फॉर्मूला नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ये भी पावर पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्या है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। एक बल्ब के ऊपर 220 वोल्ट और 100 वॉट लिखा हुआ है, रेटेड है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, यानी अगर बल्ब को 220 वोल्ट की बजाय 110 वोल्ट पर ऑपरेट कर दिया जाए, देन पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो उसका पहले पावर 100 वॉट था, तो बाद में पावर कितना हो जाएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत ही इजियर क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो आपको अभी अभी आपने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा था, पावर का ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर देंगे जो ऊपर था, V स्केयर बाई आर। तो P इक्वल टू होता है V स्केयर बाई आर। यहां पर से इस फॉर्मूले से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V स्केयर बाई P। तो V के प्लेस पे आप 220 वोल्ट लिख दो, 220 इंटू 220 बाई पावर बल्ब का क्या था 100 वॉट। तो इसे डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 22 इंटू 22 कितना आ जाएगा? 484 ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, इसको इस ग्रीक लेटर ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। तो रेजिस्टेंस आ गया 484 ओम। अब देखो रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता अगर इसमें यहाँ पर वायर का लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर, टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर हम जो वायर का निकाल रहे हैं या बल्ब का निकाल रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो फिक्स होता है। तो रेजिस्टेंस वोल्टेज के चेंज होने पर यहाँ चेंज नहीं होगा। तो अब न्यू वोल्टेज हमें कितना यूज करना है? 110 वोल्ट। तो न्यू पावर कितना हो जाएगा? न्यू पावर ऐसे ही निकाल लेंगे, न्यू पावर को लिख देंगे P डैश, और इसी तरीके का फॉर्मूला हो जाएगा V डैश स्केयर बाई R। V डैश स्केयर क्या है? जो न्यू वोल्टेज है। तो न्यू वोल्टेज हमारा कितना है? 110 वोल्ट। तो यहाँ रख देंगे 110 इंटू 110 बाई, आपने रेजिस्टेंस कितना निकाला है अभी? 484 ओम। यहाँ पर हम पुट कर देंगे 484। तो 11 इंटू 11 कितना हो गया? 121 और इंटू 100, 2 जीरो आएंगे, और बाई 484। तो 121 से 484 में डिवाइड कर दो, नीचे आ गया 4 से 100 में डिवाइड करो, यू विल गेट 25 वॉट। तो इसका आंसर आ गया 25 वॉट। यानी 220 वोल्ट पर 100 वॉट का बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस था 484 ओम, वो हमेशा फिक्स होगा। अगर हम वोल्टेज को चेंज कर देते हैं, 110 वोल्ट कर देते हैं, तो वो पावर चेंज होकर 25 वॉट आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि 220 वोल्ट और 100 वॉट दिया है तो वोल्टेज को 110 करने पे सीधे पावर को 100 का हाफ करके 50 वॉट लिख देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। इसमें सही अप्रोच ये लगाना पड़ेगा कि पावर के फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे और वो रेजिस्टेंस यूटिलाइज करके ही हम न्यू पावर कैलकुलेट करेंगे। और वोल्टेज चेंज्ड वोल्टेज दिया 110 वोल्ट, तो उसको 110 वोल्ट यूटिलाइज कर देंगे। तो इट्स वेरी इजी। अब आते हैं, तो होप सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2 कंडक्टिंग वायर्स, यानी 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। दोनों वायर का मटेरियल सेम है, यानी दोनों या तो कॉपर के बने हैं, एल्यूमिनियम के बने हैं, सेम नेचर के बने हैं, एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर,
और दोनों वायर का लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है। दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उनको सीरीज में जोड़ा जाता है, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और फिर उनको पैरेलल में जोड़ा जाता है अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एक ही पावर सप्लाई पर जहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने एक पढ़ाया था हीट प्रोड्यूस्ड का, उसे हम यूटिलाइज करेंगे। तो हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है H = V²/RT। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था हीट प्रोड्यूस्ड का, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। तो इसमें वोल्टेज दिया हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे कि फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस V के लिए हीट और रेजिस्टेंस यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो दो वायर दे रखा है, जैसे मान लो यहाँ दो वायर हैं, दोनों का लेंथ, दोनों का नेचर, यहाँ देखो दोनों का लेंथ इक्वल है, यानी दोनों वायर का लेंथ इक्वल है, दोनों का डायमीटर इक्वल है। डायमीटर इक्वल होने पे एरिया क्या होता है, πr², पाई r के जगह d/2 लिख दो तो πd²/4। तो दोनों का एरिया भी इक्वल हो गया, डायमीटर इक्वल होने पे एरिया इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में जब लेंथ इक्वल है, एरिया इक्वल है, और मान लो बोथ हैव सेम नेचर, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोथ आर ऑफ सेम नेचर, यानी एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, यानी दोनों या तो कॉपर के हैं या एल्यूमिनियम के हैं एग्जाम्पल के लिए। तो दोनों मटेरियल सेम होने से रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी दोनों की। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, R होता है ρl/एरिया। तो दोनों वायर का लेंथ सेम है, एरिया सेम है, रो रेजिस्टिविटी होती है जो नेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से दोनों वायर का रेजिस्टेंस भी सेम हो जाएगा, R1 = R2 = R। अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और इस हीट के फॉर्मूले से उसका रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, तो इनमें से हमें एक एग्जैक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो कर लेते हैं, अब इन दोनों वायर को एक बार सीरीज में जोड़ लेते हैं। तो इन सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, R = R1 + R2। तो सीरीज के लिए हम सिंबल यूज कर देते हैं RS। तो RS = क्या हो जाएगा, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, तो R + R दैट इज इक्वल टू 2R। पैरेलल में क्या हो जाएगा, इन पैरेलल में 1/RP, P फॉर पैरेलल यहाँ यूज कर रहे हैं, तो दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, तो 1/R + 1/R यानी 2/R। तो यहाँ से आप RP की वैल्यू पुट कर दोगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो दैट विल बी R/2। तो सीरीज में आ गया हमारा RS = 2R और पैरेलल में आ गया RP = R/2। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें इस फॉर्मूले से तो हीट प्रोड्यूस्ड आ जाएगा। तो हम यहाँ रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले सीरीज का हीट प्रोड्यूस निकाला, फिर पैरेलल का। तो हीट इन सीरीज HS अपॉन हीट इन पैरेलल HP इक्वल टू हो जाएगा V²/RS × T अपॉन V²/RP × T। हम एक बार अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, H = V²/RT। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार रेजिस्टेंस के लिए हम सीरीज में RS यूज करेंगे और पैरेलल में RP। तो देखो ये क्या हो जाएगा, V²/RS × T और ये रेसिप्रोकल हो गया, तो हो जाएगा RP अपॉन V²T। तो यहां से जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देंगे, V² से V² कैंसिल, T से T कैंसिल। तो हमें क्या मिल गया, HS/HP = RP/RS। तो देखो हमने RP निकाल रखा है R/2, तो यहाँ हो जाएगा R/2 और RS कितना निकाल रखा है 2R। तो R/2 × 2R, तो ये R से R कैंसिल हो गया। तो हमारा रेजिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया, या हीट का रेशियो कितना आ गया, हीट का रेशियो हो गया HS/HP = 1/4। तो ये हमारा एग्जैक्ट
ऑप्शन हो जाएगा सीरीज और पैरेलल का जब हम रेशियो ले लेंगे तो 1:4, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन है आपको जो दिख रहा है 1:4 है, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी. सो इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हीट इन सीरीज बाई हीट इन पैरेलल. ओके, सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर. सो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि हाउ इज ए वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. यानी 2 पॉइंट्स के बीच में, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस है R और हमें इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स. यहाँ 2 पॉइंट्स दे रखे हैं A एंड B. तो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या करेंगे कि जो वोल्टमीटर है उसको हम इसके पैरेलल में जोड़ेंगे. वोल्टमीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है, यानी इस रेजिस्टेंस के साथ वो वोल्टमीटर पैरेलल में जुड़ेगा. क्यों ऐसा है? क्योंकि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है. तो ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस इट इन सीरीज क्या होगा, अगर मान लो सीरीज में हम इसको जोड़ देते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का इंक्रीज हो जाएगा. और इंक्रीज होने के बाद उसमें हीटिंग इफेक्ट भी क्रिएट हो सकती है अगर स्ट्रॉन्ग करंट पास हो सर्किट में तो, एंड वोल्टमीटर में डैमेज या इट विल नॉट वर्क. तो पैरेलल में जोड़ने से क्या होगा कि ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस इट विल ड्रॉ लेस करंट, क्योंकि वोल्टमीटर को चलने के लिए भी करंट की जरूरत होती है. वो करंट कहाँ से ड्रॉ करेगा? उस बैटरी से ही करंट ड्रॉ करेगा जिस बैटरी से यहाँ पर दोनों पॉइंट्स A और B जुड़े हुए हैं. तो बैटरी की करंट ही वो भी वोल्टमीटर ड्रॉ करेगा. तो वोल्टमीटर पैरेलल में जोड़ने से क्या होगा कि इसका हाई रेजिस्टेंस होने से ये कम करंट ड्रॉ करेगा और हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक रीडिंग मिल जाएगी. बट वो रीडिंग 100% एक्यूरेट नहीं होती. 100% एक्यूरेट रीडिंग ऑलमोस्ट मेजरमेंट करने के लिए हम एक और डिवाइस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर. तो यहाँ वोल्टमीटर को सर्किट में हम किस में जोड़ेंगे? पैरेलल में, क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस है और हाई रेजिस्टेंस होने से इट विल ड्रॉ लेस करंट एंड इट विल गिव सम एक्यूरेट या अप्रोक्सीमेट गुड रीडिंग. तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर. स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर. रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम. यानी उस वायर का लेंथ क्या होना चाहिए ताकि उसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाए. एंड हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज. रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज हो जाएगा इफ डायमीटर इज डबल्ड. तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं. पहले पार्ट में हमें वायर का लेंथ निकालना है जिसकी रेजिस्टिविटी दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है. और दूसरे पार्ट में हमें ये बताना कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज हो जाएगा अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए. तो लेट अस स्टार्ट दिस. तो रेजिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है कि रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? रो एल बाई एरिया. रो को रेजिस्टिविटी कहते हैं, एल को लेंथ, ए को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो यहाँ से हम इसे डायमीटर के टर्म में लिखेंगे क्योंकि डायमीटर इज गिवन. तो रो इंटू एल बाई एरिया को हो जाता है पाई आर स्क्वायर. तो इसको और थोड़ा एलेबरेट कर देंगे. पाई आर की जगह रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है. तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ये. तो रो इंटू एल बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4. तो हम रेजिस्टेंस का सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आर इक्वल टू 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर. तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा आर इक्वल टू 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर. तो यहाँ से हम अगर लेंथ निकालना चाहते हैं तो एल इक्वल टू हम सीधे यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करके. एल इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू रो. तो अब इसमें सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है. तो देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 10 ओम, तो यहाँ 10 रख देंगे.
पाई इज गिवन 3, पाई को पता है आपको, पाई की वैल्यू होती है 3.14। डायमीटर 0.5 mm दिया हुआ है, तो 0.5 इंटू मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होता है, तो 1000 से डिवाइड करके तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या पाई डी स्क्वायर बाई 4 रो की वैल्यू रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अब इसे हमें यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जो कैंसिल हो सकता है आप उसको कैंसिल कर दो, जैसे कि यहाँ से 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4, और 2 से डिवाइड कर दोगे 3.14 में तो जगह 1.57। तो लेंथ कितना हो गया, लेंथ इक्वल टू हो गया 5 इंटू 1.57 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ है, तो इसको हम एक पावर और 10⁻³ की जगह 10⁻⁻4 लिख लेंगे और 0.5 की जगह 5 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 और 10 के पावर यहाँ -4 कर देंगे, एक डेसिमल इधर 5 करके इसको 10⁻⁻4 कर देंगे, तो 10⁻⁻4 का स्क्वायर हो गया 10⁻⁻8 और डिनोमिनेटर में ये बचा है 1.6 और 10⁻⁻8 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये जगह 10 का पावर +8, तो ये -8 पावर और +8 पावर कैंसिल हो जाएगा और 25 5 जा कितना होता है 125, 125 में 1.57 से प्रोडक्ट कर दो और डिवाइड कर दो 1.6 से, यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 125 में 1.57 से डिवाइड कर देते हैं तो देखो कितना आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 5 3, 12 7 जा 84 और 3 87, फिर 5 से डिवाइड कर दो तो 125 5 जा कितना होता है 625 और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, अब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 5 जा क्या हो जाएगा 5, 1 2 2 जा 2, 1 1 जा 1, इसको सॉल्व कर दो 5 7 5 12 को 2 1, 8 2 10, 15 and 1 16, 6 1, 6 2 8 1 9 और 1, तो 196.25 आ जाएगा। तो 125 और 1.57 का प्रोडक्ट आ गया 196.25 डिवाइडेड बाई 1.6। तो इसमें अब आप डिवाइड कर दो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1962.5 डिवाइडेड बाई 16। अब इसमें डिवाइड कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट। तो इसका हम कैलकुलेशन, इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1962.5, इसमें डिवाइड कर दो आप 16 से, तो कितना चला जाएगा 16 1 जा 16, 1 3 बचा 36 हो गया ये, तो 16 2 जा 32, 4 बचा 2 लेते हैं 42, 16 2 जा 32, यहाँ 10 बचा तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे आप डेसिमल लेकर और आप इस 5 को यहाँ पर नोट कर लो, तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 105, तो 16 6 जा 96, ये हो जाएगा 9। और इसके आगे तक आप एक बार और ले जा सकते हो या यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो एग्जैक्ट आंसर है। तो 90 16 5 जा 80, तो हम लगभग इतने तक जोड़ देते हैं। तो 196.25 में 16 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 122.65, ये आ जाएगा लेंथ, इतना मीटर हो जाएगा उस वायर का लेंथ। तो जिस वायर का डायमीटर है 0.5 mm, रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, उस वायर का लेंथ 10 ओम रेजिस्टेंस पर आएगा 122.65 मीटर। तो ये था इसका कैलकुलेशन, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है। अब आते हैं बेटा, इसमें एक बी पार्ट दिया था कि हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। तो रेजिस्टेंस का आपका फॉर्मूला था ना R = ρl बाई एरिया, तो हमने ρl बाई एरिया की जगह लिख दिया था पाई डी स्क्वायर बाई 4
तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर, यानी डायमीटर चेंज होने पर रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो मान लो रेजिस्टेंस का रेशियो हमने ले लिया, इनिशियल रेजिस्टेंस को R1, फाइनल को R2, तो R1/R2 और ये नीचे हो जाएगा D2 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो D2 ऊपर जाएगा, D1 नीचे आएगा। और D2 न्यू डायमीटर देखो कितना है, उसके डायमीटर को डबल कर दिया जाता है। तो डायमीटर मान लो ट्वाइस ऑफ D है, D1, और इनिशियल तो आपका D1 था ही, तो 2D1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4D1 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर। ये D1 स्क्वायर से D1 स्क्वायर कैंसिल, तो R1/R2 कितना आ गया 4, तो आप R2 निकाल दो। R2 निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा R1/4। तो रेजिस्टेंस पहले से 1/4 हो जाएगा। तो पहले रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम, तो 10 का 4 कर दो 1/4, ये हो जाएगा 2.5 ओम। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने आज इस वीडियो में 6 क्वेश्चंस कवर किए हैं और सारे फॉर्मूले किए हैं कवर। तो आपको उन फॉर्मूलों को अच्छे से फॉर्मूले मेमोराइज करने हैं और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से इसके 3 वीडियोस अपलोड किए जाएंगे पूरे एक्सरसाइज के एनसीईआरटी चैप्टर 12 के। तो ये फर्स्ट वीडियो था, इसमें हमें चैप्टर के सारे फॉर्मूले की एक क्विक अंडरस्टैंडिंग दी गई है और उसके बाद 6 क्वेश्चंस जो होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, उसमें एमसीक्यूज भी हैं, उनके सॉल्यूशन किए गए हैं। तो होप आपने एंजॉय किया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर। थैंक यू।